उत्तर प्रदेश के एक कोने में बसा रघुवीर गांव, जहां सुबह की पहली किरण सूरज के साथ नहीं बल्कि मोहन की कुल्हाड़ी और झाड़ू की आवाज से शुरू होती थी। मोहन श्यामलाल के बड़े से घर में मजदूरी करता था। उसका घर मिट्टी का था, लेकिन उसकी छत के नीचे सपने फौलाद के पल रहे थे। मोहन की पत्नी बीना, जो दूसरों के घरों में चूल्हा चौका करके कुछ पैसे बचाती थी, हमेशा एक ही बात कहती, मोहन, चाहे हमें भूखा सोना पड़े पर मीना की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। उनकी बेटी मीना, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो गांव की धूल भरी गलियों में चलती तो थी, लेकिन उसका मन दिल्ली के उन गलियारों में घूमता था जहां देश की किस्मत लिखी जाती थी। वो यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, बिना किसी बड़े संसाधन के। एक दोपहर जब मोहन अपने घर के बाहर बैठा था, गांव की रसूखदार नंदलाल वहां आए। उनके चेहरे पर एक बनावटी मुस्कान थी। राम राम मोहन भाई, क्या हालचाल है? देख रहा हूँ आजकल काम पर कम और घर पर ज्यादा समय बिता रहे हो। नमस्ते नंदलाल जी, बस थोड़ा पैर में मोच आ गई थी, इसलिए आज जल्दी आ गया। आप सुनाइए, कैसे आना हुआ? अरे मैं तो बस ऐसे ही निकला था। वैसे तुम्हारी बिटिया मीना कहीं दिख नहीं रही। जवान लड़की है, उसे घर के बाहर कम ही निकलना चाहिए। जी वो तो शहर गई है कोचिंग के लिए, यूपीएससी की तैयारी कर रही है ना। मोहन, तुम भी पागल हो गए हो क्या? यूपीएससी कलेक्टर बनेगी वो? देखो भाई, बुरा मत मानना, लेकिन हम छोटे लोगों को अपनी चादर देखकर पैर पसारने चाहिए। लड़की को ज्यादा पढ़ाना मतलब मुसीबत मोल लेना है। कल को हाथ पीले करने होंगे तो कोई पढ़ा लिखा लड़का दहेज भी ज्यादा मांगेगा। मैंने पास के गांव में एक लड़का देखा है, खेती बाड़ी है उसकी। कहो तो बात चलाऊं? नंदलाल जी, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया, पर मेरी बेटी का सपना मेरा सपना है। वो पढ़ेगी और अपनी पहचान खुद बनाएगी। अरे मोहन, सपनों से पेट नहीं भरता। कल को फीस भरने के पैसे नहीं होंगे तब यही सपना बोझ लगने लगेगा। और फिर गांव वाले भी क्या कहेंगे? मोहन अपनी लड़की को शहर भेजता है। बातें बनती हैं ऐसी। लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या सही समझते हैं। मैंने जिंदगी भर दूसरों के ताने सुने हैं, अब मैं अपनी बेटी को वो सब नहीं झेलने दूंगा। देखो मोहन, मैं तुम्हारा भला ही चाहता हूँ। आज समझा रहा हूँ, कल पछताना मत। पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? आखिर में तो रसोई संभालनी है उसे। रसोई भी संभाल लेगी और देश भी संभाल सकती है, अगर मौका मिले तो। वाह, बड़े बड़े ख्वाब देख रहे हो। ठीक है, जब हकीकत सामने आएगी ना, तब याद करोगे मेरी बात। लोग अभी से बातें बना रहे हैं। समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। समाज बदलता भी तो किसी एक के हौसले से ही है नंदलाल जी। अगर हर कोई डर कर बैठ जाए तो कोई आगे कैसे बढ़ेगा? ठीक है, बहुत बड़ी बातें करने लगे हो आजकल। लगता है लड़की की पढ़ाई का असर तुम पर भी हो गया है। हाँ, अगर ये असर है तो मुझे मंजूर है। तभी अंदर से बीना, मीना की माँ, ये सब सुन रही थी। वो धीरे धीरे बाहर आ गई। नमस्ते नंदलाल जी। अरे भाभी नमस्ते। आप ही समझाइए मोहन को, लड़की को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है? कल को शादी करनी है, घर संभालना है। बात तो आपकी गलत नहीं है। घर की हालत आपसे छिपी नहीं है। कभी कभी डर लगता है, इतनी पढ़ाई का खर्चा, लोगों की बातें। मोहन बीना की तरफ देखने लगा। बीना, तुम भी ऐसा सोचती हो? मैं माँ हूँ, डर तो लगता है। कल को अगर कुछ गलत हो गया या लोग कुछ कहने लगे तो मीना की जिंदगी पर असर पड़ेगा। देखा मोहन, भाभी भी यही कह रही हैं। समझ जाओ, अभी भी वक्त है। मैंने जो रिश्ता बताया वो अच्छा है, आराम से लड़की की शादी कर दो। बीना की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से कहा, पर एक बात और है। दोनों उसकी तरफ देखने लगे। जब मीना छोटी थी ना, तो हर बार स्कूल से आकर कहती थी, माँ, मैं बड़ी होकर बड़ा अफसर बनूंगी, सबकी मदद करूंगी। उस समय मैं हंस देती थी, पर उसकी आंखों में जो चमक थी वो आज भी याद है। आज जब वो सच में उस सपने के पीछे भाग रही है तो डर भी लगता है और गर्व भी होता है। देखा नंदलाल जी, यही तो बात है। डर तो हमें भी लगता है, पर अगर डर की वजह से हम उसके सपने तोड़ दें तो फिर हम कैसे माँ बाप हुए? अरे भाई, सपनों से जिंदगी नहीं चलती, हकीकत देखो। हकीकत ही तो बदलनी है नंदलाल जी। अगर हर माँ बाप डर कर बैठ जाए तो कोई बेटी आगे कैसे बढ़ेगी? तो तुम भी मोहन का साथ दे रही हो? हाँ, डर के साथ, लेकिन साथ जरूर दूंगी। मेरी बेटी कोशिश करेगी, बस यही मेरे लिए काफी है। और मैं अपनी आखिरी सांस तक उसका साथ दूंगा, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। नंदलाल ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, जब सच सामने आएगा ना, तब याद करोगे मेरी बात। देख लेना मोहन, एक दिन पछताओगे। इतना कहकर वो बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। नंदलाल के जाने के बाद कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सुनिए, सच में हम कर पाएंगे ना? हम नहीं, हमारी मीना करेगी।
हमें बस उसका साथ देना है। भगवान, मेरी बेटी का सपना पूरा करना। अगले दिन जब मोहन श्यामलाल के यहाँ काम करने गया तो उसका मन भारी था। रात भर वो ठीक से सो नहीं पाया था। बार बार उसे मीना की किताबों और टेस्ट सीरीज की फीस का ख्याल आ रहा था। वो चुपचाप आंगन में झाड़ू लगाने लगा, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही था। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत जुटाई। मालिक, एक बात कहनी थी। आज महीना पूरा हो गया है। अगर मेरा हिसाब हो जाता तो बड़ी कृपा होती। दरअसल मीना की नई किताबें लेनी है और उसकी टेस्ट सीरीज की फीस भी जमा करनी है। अगर आज पैसे मिल जाएं तो उसकी पढ़ाई रुकने से बच जाएगी। मोहन, तू भी ना हर महीने कोई ना कोई बहाना लेकर आ जाता है। कभी दवाई, कभी घर का खर्च और अब ये पढ़ाई लिखाई। तू अपना घर ठीक से चला नहीं पा रहा और बेटी को शहर भेजकर पैसे पानी की तरह बहा रहा है। मालिक, मैं जानता हूं कि मेरी हालत अच्छी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है। दिन रात पढ़ती है, कभी शिकायत नहीं करती। बस थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वो बहुत आगे जा सकती है। तभी पास में बैठा सचिन मुस्कुराते हुए बोला, अरे मोहन काका, आपको शायद पता नहीं है, यूपीएससी कोई मजाक नहीं है। यहाँ लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, सालों साल पढ़ते हैं, तब जाकर कुछ गिने चुने लोग निकल पाते हैं, और वो भी बड़े बड़े शहरों के, जिनके पास हर सुविधा होती है। आपकी बेटी एक छोटे से गांव की लड़की, वो क्या मुकाबला करेगी उनसे? ये सपना थोड़ा ज्यादा बड़ा नहीं हो गया? मोहन ने सचिन की आंखों में देखा। इस बार उसकी आवाज में मजबूती थी। सपना बड़ा होना ही चाहिए बेटा, तभी तो इंसान आगे बढ़ता है। अगर हम पहले ही डर जाएं कि हम नहीं कर पाएंगे तो फिर कोशिश करने का क्या मतलब? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा है तू आजकल। लगता है बेटी की पढ़ाई का असर तुझ पर भी होने लगा है। लेकिन सच यही है मोहन कि हर किसी के बस की बात नहीं होती ये सब। मालिक, मुझे ये नहीं पता कि मेरी बेटी आईएएस बनेगी या नहीं, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रही है, और मैं उसका बाप होकर उसके रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता। और मैं भी साफ साफ कह देता हूँ, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि तेरी ये जिद किसी काम की है। तू बेकार में अपनी कमाई डुबा रहा है। इससे अच्छा है उसे कहीं काम पर लगा दे, कम से कम घर का बोझ तो हल्का होगा। ये सुनकर मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। जब होंगे तब मिल जाएंगे पैसे, अभी मेरे पास नहीं है, और ना ही मैं तेरी इस बेकार की जिद में अपना पैसा लगाना चाहता हूँ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ठीक है मालिक, आज आप पैसे नहीं दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मैं भी कहकर जा रहा हूँ। जिस दिन मेरी बेटी कुछ बन गई ना, उस दिन आपको भी यकीन हो जाएगा कि गरीब के सपने भी पूरे हो सकते हैं। ठीक है मोहन काका, हम भी उस दिन का इंतजार करेंगे। मोहन बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। बाहर आते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उनमें दर्द के साथ एक आग भी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मीना भी कुछ दिन के लिए घर आ जाती है। मोहन की तबीयत लगातार खराब रहने लगी। वो खांसी और कमजोरी से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी काम पर जाने की कोशिश करता। ये देखकर मीना से रहा नहीं गया। पापा, अब बस भी कीजिए, आपकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। आप आराम कीजिए, कुछ दिन मैं काम पर चली जाऊंगी। नहीं बेटी, ये काम तेरे लिए नहीं है। तू पढ़ाई पर ध्यान दे, यही तेरी असली लड़ाई है। पढ़ाई मैं करूंगी ही पापा, लेकिन अगर आप ही ठीक नहीं रहेंगे तो मैं चैन से कैसे पढ़ पाऊंगी? मुझे जाने दीजिए, कुछ दिन की ही तो बात है। बीना भी पास खड़ी थी, उसने भी धीरे से कहा, जाने दीजिए इसे, बेटी है आपकी, समझदार है, वक्त आने पर जिम्मेदारी उठाना भी सीखना पड़ता है। मोहन ने कुछ पल सोचा, फिर भारी मन से हामी भर दी। अगले दिन मीना श्यामलाल के घर पहुंची। वहां का माहौल उसके अपने घर से बिल्कुल अलग था। बड़ा सा आंगन, ऊंचे सोफे और चारों तरफ सजी धजी चीजें। उसी बीच उसकी नजर सचिन पर पड़ी, जो आराम से सोफे पर बैठा था, और उसके आसपास महंगी किताबें बिखरी पड़ी थीं। मीना की नजरें उन किताबों पर टिक गईं। वो धीरे धीरे उनके पास गई। सचिन भैया, क्या मैं इन किताबों को एक बार देख सकती हूँ? मुझे भी ऐसी ही किताबों की जरूरत है। देखने के तो पैसे नहीं लगते मीना, लेकिन समझ में कुछ आएगा या नहीं ये मुझे नहीं पता। तुझे पता भी है ये क्या है? ये कोई स्कूल की किताबें नहीं है, ये सिविल सर्विसेज की तैयारी है। इसमें पहले प्रीलिम्स होता है, जहाँ लाखों बच्चे बैठते हैं, फिर मेंस, जहाँ दिमाग ही नहीं धैर्य भी जवाब दे देता है, और अंत में इंटरव्यू, जहाँ बड़े बड़े टॉपर्स भी घबरा जाते हैं। ये वो दुनिया है मीना, जहाँ पहुँचने के लिए सिर्फ सपना नहीं,
किस्मत, पैसे और माहौल सब कुछ चाहिए होता है। और तू यहाँ झाड़ू लगाती अच्छी लगती है, कलेक्टर की कुर्सी पर नहीं। मीना ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांत आत्मविश्वास था। भैया, मैं मानती हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल रास्ते ही तो इंसान को मजबूत बनाते हैं। और जहाँ तक बात समझने की है, अगर समझ नहीं आएगा तो सीख लूंगी। दिमाग और मेहनत किसी एक की जागीर नहीं होती। अगर इंसान ठान ले तो वो किसी भी हालात में आगे बढ़ सकता है। बड़ी बड़ी बातें करना आसान है मीना, लेकिन जब हकीकत सामने आती है ना, तब अच्छों के सपने टूट जाते हैं। सपने टूटते नहीं हैं भैया, लोग कोशिश करना छोड़ देते हैं। कुछ पल के लिए दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। फिर मीना ने धीरे से कहा, अगर आप ये किताबें नहीं पढ़ रहे हैं तो क्या मैं इन्हें कुछ दिनों के लिए उधार ले जा सकती हूँ? मैं वादा करती हूँ इन्हें संभाल कर रखूंगी और समय पर वापस कर दूंगी। ले जा। वैसे भी ये किताबें मेरे काम की नहीं रही हैं, शायद तेरे काम आ जाएं, या फिर कम से कम तुझे ये तो समझ आ जाएगा कि अपनी औकात से बड़े सपने देखने का अंजाम क्या होता है। और हाँ, जब ये सपने टूटे ना तो रोने मत आ जाना। 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन मोहन की हालत नहीं। कर्ज बढ़ता गया, काम कम होता गया और चिंता ने उसके चेहरे की हर झुर्री को और गहरा कर दिया। एक दिन सरपंच खुद उसके घर धमका, मोहन, कब तक भागता रहेगा तू? 4 महीने का वादा किया था और अब पूरे 2 साल हो गए। क्या समझ रखा है तूने? मैं भूल जाऊंगा? सरपंच जी, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हालात थोड़े खराब हैं, बस थोड़ा और वक्त दे दीजिए। मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। बस, अब और कोई बहाना नहीं। या तो कल सुबह तक मेरे पूरे पैसे लेकर आ, या फिर अपनी जमीन मेरे नाम कर दे। फैसला तुझे करना है। सरपंच जी, थोड़ा रहम कीजिए, हमारी हालत आपसे छिपी नहीं है। बेटी की पढ़ाई में सब कुछ लगा दिया, अब थोड़ा वक्त और दे दीजिए। मुझे किसी की कहानी नहीं सुननी, मुझे सिर्फ अपना पैसा चाहिए। कल सुबह आखिरी मौका है, उसके बाद जमीन मेरी समझ लेना। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चला गया। उस रात घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। मोहन चारपाई पर बैठा था, उसकी आंखें खाली थीं। बीना, लगता है सब खत्म हो गया। न पैसे हैं, न कोई सहारा। अब जमीन भी चली जाएगी और मैं अपनी बेटी का सपना भी पूरा नहीं कर पाया। ऐसा मत कहिए, हमारी मीना इतनी मेहनत कर रही है, भगवान इतना भी अन्याय नहीं करेगा। मोहन ने भारी आवाज में कहा, 2 साल हो गए बीना, न कोई खबर, न कोई चिट्ठी। पता नहीं वो ठीक भी है या नहीं। लेकिन उसी रात गांव में एक सरकारी गाड़ी रुकी। न्यूज़ चैनल वाले दौड़ रहे थे। पूरे जिले में खबर फैल गई थी कि रघुवीर गांव की एक लड़की ने पूरे देश में यूपीएससी में 10वीं रैंक हासिल की है। कुछ दिनों बाद श्यामलाल और सचिन एक जमीन विवाद के मामले में नए जिलाधिकारी यानी डीएम से मिलने दफ्तर पहुंचे। दोनों के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। पापा, सुना है नया डीएम बहुत सख्त है, कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। बस, जो सच है वही बोलना, बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दे। दोनों दरवाजा खोलकर अंदर गए और जैसे ही उन्होंने सामने देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी सी कुर्सी पर नीली बत्ती वाली गाड़ी से उतर कर आई मीना बैठी थी। मीना, तुम? ये कैसे? नमस्ते सचिन भैया, आइए। क्यों खड़े हैं? अब तो मैं आपको पहचान में आ गई ना। मैं वही मीना हूँ जो कभी आपके घर झाड़ू लगाती थी, वही लड़की जिसे आपने कहा था कि उसकी औकात सिर्फ काम करने की है, कलेक्टर बनने की नहीं। मीना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं, मुझे माफ कर दो। गलती सिर्फ मेरी नहीं थी भैया, आपकी सोच की भी थी। और सोच की गलती का असर सिर्फ एक इंसान पर नहीं, पूरे समाज पर पड़ता है। श्यामलाल हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बेटी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे पिता का बहुत अपमान किया, उन्हें पैसे के लिए तरसाया, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया। माफी मुझसे मत मांगिए, अपनी सोच से मांगिए। आपने सिर्फ मेरे पिता का नहीं, हर उस गरीब इंसान का अपमान किया है जो अपने बच्चों के सपनों के लिए लड़ रहा होता है। अब बात करते हैं कानून की। आपने जो जमीन के कागज धोखे से अपने पास रखे थे, वो गैर कानूनी है। कानून किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता। बेटी, हम सब वापस कर देंगे, बस हमें माफ कर दो। कानून माफी नहीं देखता, सिर्फ सच देखता है। और सच ये है कि वो जमीन मेरे पिता की है और उन्हें वापस मिलेगी। तुम सच में बहुत आगे निकल गई मीना। आज समझ आया कि मेहनत और हौसले के आगे सब कुछ छोटा है। निकलना मुझे अकेले नहीं था भैया,
अब मैं चाहती हूँ कि इस गांव की हर बेटी आगे बढ़े, कोई भी मीना अपने सपने छोड़ने पर मजबूर ना हो। मीना ने न केवल अपने पिता का सिर गर्व से ऊंचा किया, बल्कि पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई। अब रघुवीर गांव में कोई भी बेटी पढ़ाई से नहीं रोकी जाती थी। मोहन अब मजदूर नहीं बल्कि एक IAS ऑफिसर का पिता था। उसकी आंखों में अब गरीबी की नमी नहीं बल्कि गर्व और खुशी की चमक थी। एक दिन वो आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि सपने गरीब या अमीर नहीं होते, उन्हें पूरा करने का हौसला बड़ा होना चाहिए। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी और शानदार कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस ना करें। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है।